गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू फ्रेंड एजुकेशन। आज जो मैं टॉपिक आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप लोग ने देख ही लिया होगा वाइट बोर्ड पे, एंड दैट इज कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन समटाइम्स इट गेट कंफ्यूजिंग फॉर मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि कंजंक्शन में पढ़ाने के लिए भी बहुत है और पढ़ने के लिए भी बहुत है। अब देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों को बस यही बताया जाता है कि एंड, बट, इफ और बिकॉज। बस ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है कि एंड, बट, इफ, बिकॉज, बस इतना कर लिया, कंजंक्शंस हो गए। नो, दैट इज नॉट द केस। कंजंक्शन अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो कि आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराने जा रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस क्लास को आपने पूरे ध्यान से देख लिया तो यू विल नेवर गो रॉन्ग इन कंजंक्शंस थ्रू आउट योर लाइफ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शंस, ये जो कंजंक्शंस होते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड होता है एक सेंटेंस में जो कि दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ता है। इंग्लिश में ये डेफिनेशन आप लोग ने बहुत बार पढ़ी होगी कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। ये आपने बहुत सी बार पढ़ रखी होगी, एंड दैट इज ट्रू। एक बार फिर से मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कंजंक्शंस भी जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। पहली होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसपे आज हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे, और सेकंड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो लेट्स फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने के लिए आपको पहले क्लॉजेस पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लॉज। अब जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्लॉज क्या है, तब तक आप लोग कंजंक्शंस को समझ नहीं पाओगे बहुत डीपली। मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो अब मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, व्हेन माय फ्रेंड केम आई वाज प्लेइंग इन द पार्क। देखिए, अब इसका एग्जांपल देखिए। व्हेन माय फ्रेंड केम I was playing चलिए इतना ही रखते हैं। When my friend came, I was playing। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है When my friend came, और दूसरा पार्ट ये है I was playing। तो इसमें ये जो पार्ट है I was playing, this is the main clause. It is also known as the principal clause। और ये जो पार्ट है when my friend came, this is subordinating clause। अब देखिए, मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज वो होता है जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और सेंटेंस के ऊपर या किसी और वाक्य पे निर्भर नहीं होना पड़ता, डिपेंड नहीं होना पड़ता। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि आई वॉज प्लेइंग, तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है कि आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, इसमें मीनिंग एक बार में मीनिंग आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ व्हेन माय फ्रेंड केम,
इस सेंटेंस के इस पार्ट को समझने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये आधा अधूरा सेंटेंस है, द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर इन इट। तो इस सेंटेंस को इसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है, इस सेंटेंस को इस पे डिपेंड करना पड़ता है जस्ट टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली। अब जैसे कि मैं ये कहूँ आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ व्हेन माय फ्रेंड केम, जब मेरे दोस्त आए, जब मेरे दोस्त आए, तो क्या ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है, इस टाइप के सेंटेंस जिसको किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होना पड़े अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और ऐसे क्लॉजेस को कहा जाता है, टू बी वेरी एक्यूरेट, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और जिनका मीनिंग अपने आप में पूरी तरीके से निकल रहा हो, जिसको किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, डिपेंड ना होना पड़े अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ चुके हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या कह लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये दोनों ही अब आपको समझ में आ चुके होंगे। जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर हो वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, और जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर ना हो, जिसको किसी दूसरे सेंटेंस में डिपेंड करना होना पड़ता है अपना मीनिंग पूरी तरीके से बताने के लिए, वो हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो इतना तो आप लोग अब समझ चुके हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर क्लॉजेस। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शंस क्या होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं जो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अभी मैं यही एक सेंटेंस आपको बता देता हूं कि व्हेन माय फ्रेंड केम आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो देखिए ये जो पार्ट है आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है, द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन माय फ्रेंड केम, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो वो कंजंक्शंस जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ते हैं, वो कंजंक्शंस जो है वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अलग हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अलग होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अलग होते हैं, नहीं। एक ही किसी सेंटेंस में वही एक कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकता है और किसी और सेंटेंस में वही शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है, कंजंक्शन सेम है, लेकिन वो डिफरेंट कैपेसिटीज में यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनका यूज बदल जाता है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हेन माय फ्रेंड केम आई वाज प्लेइंग इन द पार्क। अब देखिए, अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है, इसको मैं रख लेता हूँ, कंजंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान से देखिएगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम के भी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आप उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे कि आई शैल टीच यू बिफोर यू गो टू स्कूल। ध्यान से सुनिए, आई शैल टीच यू
बिफोर यू गो टू स्कूल। तो अब यहाँ पे जो वर्ड है बिफोर, मैं आपको लिख के बताता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे समझेंगे कि आई शैल टीच यू बिफोर यू गो टू स्कूल। तो इसमें ये जो वर्ड है बिफोर, ये जो वर्ड बिफोर है इस सेंटेंस में ये कंजंक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्कूल जाने से पहले। तो ये कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया क्योंकि ये वक्त के बारे में आपको बता रहा है कि कब पढ़ाऊंगा, स्कूल जाने से पहले पढ़ाऊंगा। अब देखिए, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की शर्त भी पूरी कर रहा है। कैसे पूरी कर रहा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको बताया वो कंजंक्शन होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ता हो। तो आई शैल टीच यू, यू गो टू स्कूल। तो इसमें आई शैल टीच यू जो है, दिस इज द मेन क्लॉज, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर आ रहा है। और यू गो टू स्कूल, तो बिफोर यू गो टू स्कूल, तो बिफोर जो है वो उस प्रिंसिपल क्लॉज को इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हो गया, दिस इज द कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम का एक एग्जांपल आपको और देता हूँ तो आप लोग और ज्यादा बेहतर ढंग से इसको समझ जाएंगे। यू मस्ट वेट टिल आई रिटर्न। इसको मैं यू must wait till I return. Till I return. तो यहाँ पे जो कंजंक्शन ऑफ टाइम है दैट इज till। तो देखिए, यू मस्ट वेट, तुम्हें यहाँ इंतजार करना चाहिए। आई रिटर्न, ध्यान से सुनिए, यू मस्ट वेट, ये इतना हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और आई रिटर्न ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्यों हो गया? क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर आ रहा है कि यू मस्ट वेट एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन आई रिटर्न, मैं लौटा, कब लौटा, कहाँ से लौटा, किस लिए लौटा, कैसे लौटा, ये कुछ भी नहीं बताया जा रहा। इसका मतलब कि इसका भी मीनिंग बहुत क्लियर नहीं निकल रहा है। तो इसको इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करना पड़ रहा है जस्ट टू ब्रिंग आउट इट्स मीनिंग क्लियरली। और वो उसके लिए क्या कर रहा है, टिल कंजंक्शन से इसको जोड़ना पड़ रहा है, तब इसको इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन टिल है, दिस दिस वर्ड टिल, दिस इज द कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंजंक्शन ऑफ टाइम आप लोग समझ गए होंगे। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हमने फर्स्ट समझ लिया है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब हम इसका सेकंड समझेंगे जो कि है कंजंक्शन ऑफ रीजन। इसका सेकंड जो है वो है कंजंक्शन ऑफ रीजन। कंजंक्शन ऑफ रीजन। अब कंजंक्शन ऑफ रीजन, इसका भी एक एग्जांपल, बल्कि दो एग्जांपल आपको दे देता हूं। He failed because he did not work hard। अब देखिए, मैं लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। He failed because
he did not work hard. अब देखिए कंजंक्शन ऑफ रीजन कि he failed because he did not work hard. तो यहाँ पे इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो शब्द बिकॉज आ रहा है दिस इज द कंजंक्शन ऑफ रीजन. क्यों? he failed, he did not work hard. अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है कंजंक्शन ऑफ रीजन. कंजंक्शन ऑफ रीजन ये कैसे है? क्योंकि ये रीजन आपको बता रहा है कि ही फेल्ड, और उसके फेल्ड होने का रीजन क्या था? रीजन था ही डिड नॉट वर्क हार्ड. तो ये वो कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन ऑफ रीजंस, ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का कारण बताते हैं इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. कि साहब ऐसा हो गया, क्या हो गया कि वो फेल हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी थी. तो ही फेल, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कि वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी थी. तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसमें बताया जाता है कि क्या हुआ, और सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में वो क्यों हुआ, उसके होने का क्या रीजन था. शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो क्या कारण था, उर्दू में कहा जाए तो क्या वजह थी. तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का रीजन सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में दे रहे हो, ऐसे कंजंक्शन को हम कहते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे. फिर भी आपको एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं. अब देखिए यहीं पे सिंस यू स्पोक द ट्रूथ आई फॉरगिव यू, इसको मिटा देता हूं मैं. Since you spoke the truth, I forgive you. अब देखिए since you spoke the truth, क्योंकि तुमने सच बोला, I forgive you, मैंने तुम्हें माफ कर दिया. जाओ, क्योंकि तुमने सच बोला मैंने तुम्हें माफ कर दिया. तो इसमें ये जो सिंस है, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो सिंस इज अ प्रीपोजिशन, बट इट कैन बी यूज्ड इन द कैपेसिटी ऑफ अ कंजंक्शन ऑल्सो. तो सिंस जो है ये यहाँ पे कंजंक्शन है. सिंस यू स्पोक द ट्रूथ, क्योंकि तुमने सच बोला, आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया. तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया. लेकिन अब देखिए उसने उसे माफ कर दिया. क्यों माफ कर दिया? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, अभी इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपसे ये कहा था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का जो रीजन है वो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में दिया जा रहा है. ये कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है कि काम सेकंड पार्ट ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है और उसका रीजन उससे पहले वाले यानी कि फर्स्ट क्लॉज में दिया जाता है. ये वाइस वर्सा हो जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है. मेन बात ये है कि एक काम होता है और फिर उसका कारण होता है. जैसे यहाँ काम क्या हुआ? आई फॉरगिव यू, कि माफ करने का काम हुआ है. लेकिन क्यों? उसका कारण कहाँ क्या था? उसका कारण ये था यू स्पोक द ट्रूथ, कि तुमने सच बोल दिया, ये उसका कारण था. तो ये हो गया कंजंक्शन ऑफ रीजन. तो देखिए कंजंक्शन ऑफ रीजन जो है वो क्या हो गया? वो हो गया सिंस. और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि कंजंक्शन जो होता है it always comes in the middle of the sentence, which is absolutely wrong, which is absolutely not true. हाँ, ये होता है कि in most of the cases conjunction comes in the middle of the sentence,
but it is not true in every case. In some cases conjunction comes in the beginning of the sentence also. तो यहाँ पे जो since है वो that is the conjunction of reason, कि उसको माफ करने का रीजन क्या था कि उसने सच बोला तो उसने जाओ उसको माफ कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंजंक्शन ऑफ रीजन भी समझ गए होंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमने दो समझ लिए हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम और कंजंक्शन ऑफ रीजन। अब हम आ जाते हैं बहुत ही जल्दी से इसके हम इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। कोशिश यही है कि वीडियो को छोटे से छोटा रखा जाए। अब थर्ड इसका होता है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट उसका अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं जो कि है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। अब कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट जो है इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। लिख के बताता हूं, he is so weak, he is so weak that he cannot move, he is so weak that he can not move। अब देखिए ये इसका फर्स्ट क्लॉज हो गया, he is so weak कि वो इतना कमजोर है, और ये इसका सेकंड क्लॉज हो गया कि वो हिल भी नहीं सकता, that he cannot move। वो इतना कमजोर है कि वो हिल भी नहीं सकता। अब ये इसका वो हो गया, और इसको यहाँ कंजंक्शन दैट से जोड़ा है। अब अगर आप लोग ने प्रोनाउंस पढ़े होंगे तो बहुत से बच्चे ऐसा कहेंगे कि दैट जो है ये तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बेशक ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये एक कंजंक्शन भी है। कुछ कुछ केसेस में तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। देखिए यही खूबसूरती है इंग्लिश की कि एक शब्द कहीं पे वो प्रोनाउन हो जाता है, कहीं पे वो एडजेक्टिव हो जाता है, कहीं पे वो प्रीपोजिशन हो जाता है, और कहीं पे वो कंजंक्शन हो जाता है। तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे? हम उसको जैसे तब पकड़ेंगे जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिसमें से एक है कंजंक्शन। और कंजंक्शन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट वो है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जब इंग्लिश का पार्ट आता है तो उसमें कंजंक्शंस पूछे जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको थर्ड बता रहा था कि कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, कि इसमें रिजल्ट क्या है कि ही इज सो वीक। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि वो बहुत कमज़ोर है, और उसका रिजल्ट क्या है? दैट ही कैन नॉट मूव, कि वो हिल तक नहीं सकता। तो उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि उसके वीक होने का रिजल्ट क्या है? उसके वीक होने का जो रिजल्ट है वो ये है कि वो मूव भी नहीं कर सकता, वो हिल भी नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे फर्स्ट क्लॉज का रिजल्ट सेकंड क्लॉज में बताया जा रहा हो, या सेकंड क्लॉज का रिजल्ट फर्स्ट क्लॉज में बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाइस वर्सा हो जाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्स्ट का ही सेकंड क्लॉज में बताया जाएगा या फर्स्ट क्लॉज में ही बताया जाएगा। ये बदल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो इस पे आप ये देखिए
कि यहाँ पे ये दैट कंजंक्शन इसको जोड़ रहा है। पहले तो ये बताया कि साहब ये काम है और उस काम का रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो हिल नहीं सकता, कि वो कमजोर है, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि वो मूव नहीं कर सकता, ये इसका रिजल्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे कंजंक्शंस जो ऐसे वाले सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें फर्स्ट क्लॉज में हो रहे काम का रिजल्ट सेकंड क्लॉज में बताया जाए, उसको कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट कहा जाता है। तो आप लोग थर्ड भी समझ गए होंगे। मैं जल्दी से आ जाता हूं फोर्थ वाले पे। बहुत जल्दी से मैं आ जाता हूँ। ये है कंजंक्शन, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन क्या होता है, पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूँ। जो फोर्थ पार्ट है सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हम फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं, जो कि है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब कंजंक्शन ऑफ कंडीशन क्या है? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जिसको हम लोग उर्दू में हम लोग उसे कहते हैं शर्त। एक शर्त है साहब। कैसे, एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। अनलेस यू इनवाइट मी आई शैल नॉट कम। एक बार फिर से सुन लीजिए, लिख भी देता हूं। अनलेस यू इनवाइट मी I shall not come। एक बार फिर से सुन लीजिए कि unless you invite me, ये क्लॉज हो गया। I shall not come, ये दूसरा क्लॉज हो गया। तो unless you invite me, I shall not come। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा। Unless you invite me, I shall not come। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो वर्ड है unless, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जब तक। unless जब तक। तो unless का मीनिंग होता है जब तक, कि जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं तब तक नहीं आऊंगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक शर्त है। कि शर्त क्या है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊं तो तुम मुझे बुलाओ, तुम मुझे इनवाइट करो। जब तक तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो यहाँ पे आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अब उसकी शर्त क्या है कि तभी आऊंगा जब आप मुझे इनवाइट कीजिए। तो ऐसा जो सेंटेंस है वो कहलाता है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जिसमें कंडीशन होती है कि भाई ये करो तब ये होगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, लिख के बताने की टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। कि इफ़ यू गिव मी 20 रुपीज़ आई शैल बाय यू अ बुक। कि अगर तुम मुझे 20 रुपीज़ दोगे तो मैं तुम्हें बुक दिला दूंगा। कहने का मतलब ये है, वैसे तो 20 रुपीज़ में कोई बुक नहीं आती आजकल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगर आप मुझे 20 रुपीज़, शर्त क्या है उसकी, उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पहले 20 रुपये दो तब मैं तुम्हें बुक दिलाऊंगा। तो ये जो केसेस होते हैं जिसमें कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा हो और उसकी कंडीशन या उसकी शर्त सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में दी जा रही हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा हो और इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बिगनिंग पार्ट जो है सेंटेंस का, उसमें उसकी एक शर्त बताई जा रही हो, एक कंडीशन बताई जा रही हो। ऐसे सेंटेंसेस के जो कंजंक्शंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। तो हमने इसके 4 वो समझ लिए हैं। अब कंजंक्शन अपने आप में एक लंबा टॉपिक है और एग्जांपल्स के साथ बताने में थोड़ा और वक्त लग जाता है। बहुत जल्दी से हम इसके 5th पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन,
ये कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ईजी है, बचपन से आप लोग पढ़ते इसको आ रहे होंगे। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ही इज फास्टर देन his brother in race. He is faster than his brother in race. He is faster than his brother in race. तो देखिए ये जो वर्ड है यहाँ देन, दिस इज ज्वाइनिंग दीज टू सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस को ये ज्वाइन कर रहा है। ही इज फास्टर, वो तेज है, हिज ब्रदर इन रेस। तो ये जो हो गया, ये तो मेन क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और बीच में इसको जोड़ रहा है देन, और ये एक कंपैरिजन भी कर रहा है कि वो जो है उसको अपने भाई से कंपेयर कर रहा है। ये ही को, अब ये ही कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, लक्की हो सकता है, तो ये ही को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे उसके ब्रदर से। तो ही इज कंपेयर्ड विद हिज ब्रदर इन दिस सेंटेंस। तो अब ये जो है, अब देखिए यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है ये दो काम कर रहा है। एक तो ही और ब्रदर यानी कि इस प्रोनाउन को और इस नाउन को ये कंपेयर भी कर रहा है, साथ में ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है। तो देखिए, नाउ दिस वर्ड देन is doing two things in this sentence. Firstly, it is comparing he and his brother, and secondly, it is also joining these two sentences. देखिए यही ब्यूटी है इंग्लिश की कि एक वर्ड मल्टीपर्पज काम करता है, मल्टीपर्पज काम। वो अब ये देन कि वो अपने भाई से ज्यादा तेज है, तो यहाँ देन का मतलब निकल रहा है से ज्यादा। क्या निकल रहा है? से ज्यादा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे वो दोनों को, मैं फिर से बता दूं आपको, कंपेयर भी कर रहा है, और यही शब्द जो है देन, ये इसको जोड़ने का भी काम कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ गए होंगे। मैं बहुत ही जल्दी से इसके 6th पॉइंट पे आ जाता हूं। इसका जो 6th है वो है कंजंक्शन ऑफ पर्पस। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, तो देखिए अब हम लगभग इसके एंड पे आ गए हैं। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, अब कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या है, जल्दी से इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मेरी हमेशा से कोशिश वीडियो को छोटा ही रखने की रहती है। अब देखिए, he worked hard then that he might pass. He worked hard that he might pass. एक और एग्जांपल आपको देता हूं। He played well so that he might win. Walk carefully lest you should fall. देखिए यहाँ पे एक पर्पस बताया जा रहा है कंजंक्शन ऑफ पर्पस में, जैसे कि he played well so that he might win. He played well so that he might win. He played well so that he might win. ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ही प्लेड वेल, वो बहुत अच्छा खेला, ही माइट विन। अब वो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कंजंक्शन ऑफ पर्पस में, वो ये बताया जा रहा है कि ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस है, जो कि हम इसको यहाँ मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, इस प्रिंसिपल क्लॉज को करने का पर्पस क्या था? इसको करने का पर्पस था ही माइट विन। ये बहुत अच्छा खेलने का पर्पस क्या था उस बंदे का, उस बॉय का या गर्ल का, कि वो जीत जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस, अब ये तो आप देख ही गए होंगे कि ये सो दैट जो है ये यहाँ पे कंजंक्शन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का पर्पस सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बताया जाए, या जैसे कि मैंने कहा वाइस वर्सा भी हो जाता है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस का जो पर्पस है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस का जो पर्पस है वो फर्स्ट पार्ट में भी बताया जाए। ऐसे कंजंक्शंस, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजंक्शंस जो होते हैं वो कंजंक्शन ऑफ पर्पस कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि फर्स्ट पार्ट में हो रहे फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका पर्पस अगर सेकंड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में बताया जाए, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइस वर्सा भी हो जाता है, इस सेकंड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस पहले आ जाए, फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस बाद में आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में जिसका पर्पस सेकंड क्लॉज में या फर्स्ट क्लॉज में बताया जा रहा है, ऐसे कंजंक्शंस जिन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको कंजंक्शन ऑफ पर्पस कह रहे हैं, कहा जाता है कि फर्स्ट पार्ट में ये बताया कि ये हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा करना था। जैसे कि इसमें बताया गया कि ही प्लेड वेल, वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन पर्पस क्या था उसके अच्छे खेलने का, कि वो जीत सके। तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजंक्शंस, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, वो कहलाते हैं कंजंक्शन ऑफ पर्पस। अब जल्दी से लास्ट उसमें आ जाते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लास्ट और सेवेंथ पार्ट पे हम आ जाते हैं। ये कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। हिंदी में कहा जाए तो एक जोड़े में होते हैं। These always work in pair। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा एक जोड़े में काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के ही बता देता हूं, जैसे कि ईदर और ये इसका फर्स्ट है, सेंटेंस है नीदर नॉर, सेकंड है नीदर नॉर, थर्ड वाला है बोथ एंड, बोथ एंड not only but also, not only but also। तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये हमेशा पेयर्स में ही यूज करे जाते हैं। आपने कभी भी ऐसा सेंटेंस अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा जिसमें खाली ईदर आ रहा हो, या जिसमें खाली नीदर आ रहा हो, या जिसमें खाली नॉट ओनली आ रहा हो। ऐसा कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये हमेशा एक सेंटेंस में पेयर्स में ही आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमेशा टूट के लगते हैं एक सेंटेंस में। कैसे कि जैसे कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ही यहीं से एग्जांपल दे देता हूं। नॉट ओनली ही इज अ फूल बट ऑल्सो एन ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी इंसान को, बड़ा जिद्दी आदमी कहते हैं, कि वो ना ही एक फूल है बल्कि वो एक ऑब्स्टिनेट भी है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये जो इनको कंपाउंड कंजंक्शंस भी कहा जाता है, कि ये ऐसे लगते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजंक्शन जो होता है वो फर्स्ट क्लॉज में लगेगा,
और जो लेटर पार्ट ऑफ द कंजंक्शन है वो बाद वाले क्लॉज में लगेगा। तो एक सेंटेंस में इनिशियल पार्ट ऑफ द क्लॉज में, इनिशियल क्लॉज में इसका फर्स्ट पार्ट लगता है और उसके सेकंड क्लॉज में या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में उसका बाद वाला पार्ट लगता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ईदर और का एग्जांपल आपको बता देता हूँ, लास्ट वाला है लिख के नहीं बताता हूँ कि ईदर टेक इट और लीव इट। मान लीजिए मैं ये किसी को ये एक पेन दे रहा हूँ, स्केच पेन दे रहा हूँ, तो मुझसे कह रहा हूँ या तो इसको ले लो या इसको छोड़ दो। तो आपने देखिए ईदर टेक इट और लीव इट, तो ये एक साथ नहीं लगा ईदर और। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगा ईदर टेक इट और सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सेकंड क्लॉज में लगा और लीव इट, या तो ले लो या छोड़ दो। तो ये हमेशा एक सेंटेंस में टूट के लगते हैं, एक साथ नहीं लगते हैं। ऐसे नीदर नॉर, कि नीदर आई वांट अ बर्गर नॉर अ पिज्जा, कि ना ही मुझे बर्गर चाहिए और ना ही मुझे एक पिज्जा चाहिए। तो ईदर और का जो मीनिंग होता है वो होता है या तो या। मैं आपको हिंदी में भी इसको बता दे रहा हूँ जिससे और भी ज्यादा इसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो जाए। ईदर और का जो मीनिंग होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं कि ईदर और का मीनिंग होता है या तो या, और नीदर नॉर का मीनिंग होता है ना तो ना, या तो ये दे दो या वो दे दो, और ना ही मुझे ये चाहिए ना ही मुझे वो चाहिए। उसके बाद बोथ एंड पे आ जाते हैं। बोथ एंड जो है, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, या वी बोथ लव एंड ऑनर आवर कंट्री, कि हम दोनों ही अपनी कंट्री को लव भी करते हैं और ऑनर भी करते हैं। तो इसमें भी देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये कंपाउंड कंजंक्शंस या कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बेसिक टेंडेंसी होती है कि दे विल कम टुगेदर बट नॉट एग्जैक्टली टुगेदर। ये सेंटेंस के डिफरेंट क्लॉजेस में टूट के लगते हैं। ऐसे यहाँ पे आ गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुका हूँ, ही इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो एन ऑब्स्टिनेट। इसके साथ यहाँ पे एक कंजंक्शन और रह गया है, हार्डली व्हेन। ये भी मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। हार्डली, HARDLY, हार्डली और व्हेन। हार्डली और व्हेन, इसको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हार्डली आई रीच द स्टेशन, हार्डली आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। हार्डली व्हेन, ध्यान से सुनिए, हार्डली और व्हेन। हार्डली आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो और बढ़िया समझेंगे कि मैं मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा ही था कि जब तक ट्रेन चल पड़ी। मैं स्टेशन पहुंचा ही था, मुश्किल से पहुंचा ही था, प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ही था, द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर दिया उसने मूव करना। तो आज हम लोग ने इसके सबऑर्डिनेटिंग पार्ट को पढ़ लिया है। इसके ऑल द 7 पार्ट्स हमने इसको यहाँ पढ़े। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, पॉज कर करके देख सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। वैसे वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च एन ऐप, मे बी ऑन 14th of November, आई एम नॉट श्योर बट मे बी ऑन 14th of November, जिस फ्रेंडुकेशन के नाम से ये ऐप भी जल्दी ही आने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, बार बार देखिए, पॉज कर करके देखिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 7 पार्ट पढ़े हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो 4 पार्ट्स, रिमेनिंग 4 पार्ट्स है, उसका वीडियो भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।